हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो लेट मी बिगिन आवर टुडेज सेशन. चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. सो गाइस, ऑपरेशन सिंदूर इज इन द न्यूज़. You know about Operation Sindoor, India-Pakistan, Indus Water Treaty and all that becomes important. One thing that may be asked but should be known by us, that is Indus river में भी you can find out Gangetic dolphin, which is our नेशनल एक्वेटिक एनिमल. ठीक है, तो उसमें भी मिलता है. अपार्ट वी नो दैट कि गंगा रिवर में तो मिलता ही है, ब्रह्मपुत्र रिवर में भी मिलता है. ठीक है, सो सबसे ज़्यादा गंगैटिक डॉल्फिन इन टर्म्स ऑफ इट्स नंबर वी गेट इट इन गंगा रिवर, देन सेकेंड वुड बी ब्रह्मपुत्र. एंड नंबर वाइज बात करें तो दो तीन गंगैटिक डॉल्फिन आपको इंडस रिवर में भी पाया जा रहा है, विच इज़ इन दी व्हाट वी कैन से विच इज़ इन दी नेशनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के नेशनल ज्यूरिसडिक्शन में. पाकिस्तान की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं. तो ये मतलब ध्यान रखिएगा कि इंडस रिवर में भी गंगैटिक डॉल्फिन पाया जाता है. जस्ट अ फैक्ट. ऐसे भी मतलब ईजी, यू कैन ईजिली गेस इट. हाँ, गंगैटिक डॉल्फिन बिकॉज ऑफ द contamination found in the fresh water, which no more, what do you say, no more be a fresh water. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो लेंस होता है ना गंगैटिक डॉल्फिन का, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या फिर एक्लिमेटाइजेशन एडेप्टेशन की वजह से वो ख़राब हो जाता है, देन वो ब्लाइंड हो जाता है. ठीक है, तो उस तरीके का कुछ हो जाता है उसमें. तो गंगैटिक डॉल्फिन सूसू डॉल्फिन भी कहलाता है, वो ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहलाता है. ठीक है, इकोलोकेशन यूज़ करता है, एवरीबडी नोज इट. चलिए लेट्स मूव अहेड. लेट मी फर्स्ट चेक कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आई कुड शेयर विद यू गाइस. सी, आई हैव ऑलरेडी मेंशन अबाउट टाइप्स ऑफ कार्बन बेस्ड ऑन इट्स सोर्स ऑफ इमिशन. कहाँ से कार्बन निकल रहा है, ठीक है, उसके सोर्स ऑफ इमिशन के आधार पर वी कैन से कि ये कौन सा कार्बन है, एंड इट इज़ कलर कोडेड. कलर कोड के हिसाब से, जैसे कि आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन वन ऑफ माय वीडियोस, इफ़ यू हैव वॉच्ड तो आपको मिला ही होगा. जैसे कि पर्पल या फिर ग्रे कार्बन. तो डेफिनेटली इट सोर्स ऑफ एमिशन क्या है इसका? सोर्स ऑफ एमिशन इंडस्ट्रीज़. ठीक है, तो इंडस्ट्रीज से जो भी कार्बन जनरेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ पर्पल और ग्रे कार्बन. ठीक है, पर्पल भी बोलते हैं, ग्रे भी बोलते हैं. एंड एक तो मैंने आपको शायद शॉर्ट्स भी बनाया है टील कार्बन पर. ठीक है, एंड यूपीएससी इज़ ऑलरेडी आस्क्ड ब्लू कार्बन, और इसीलिए हम लोग ये सारा कार्बन पढ़ रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई, बट पढ़ रहे हैं. एक बार यूपीएससी ने ब्लू कार्बन पढ़ा तो मार्केट में सब लोग पढ़ रहे हैं, तो भाई पढ़ लेते हैं, हम लोग भी क्या कर सकते हैं. जो सबको आता है वो उतना तो आना ही चाहिए. ऑल्दो अब एक बार जो पूछा गया, आई डोंट थिंक कि ब्लू कार्बन ही पूछेंगे या टील कार्बन पूछ देंगे उस आधार पर. बट फिर भी ये देख लो, कोई ज़्यादा लोड लेने वाली चीज़ नहीं है. सिंपल है, फ्रेश वाटर से सिंपल है, इसीलिए पढ़ ले रहे. ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता तो आई विल इग्नोर इट. ठीक है, वेटलैंड से तो द कार्बन स्टोर्ड इन द वेटलैंड, द कार्बन स्टोर्ड इन द वेटलैंड्स, द कार्बन स्टोर्ड इन द फ्रेश वाटर वेटलैंड, उसको टील कार्बन बोल रहे हैं. जबकि आपको कोस्टल एरियाज़ में, मेराइन एरियाज़ में जो कार्बन स्टोर्ड होता है उसको ब्लू कार्बन बोलते हैं. ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन एक है. ब्लैक कार्बन बताइए, सही पकड़ रहे हो. फॉसिल फ्यूल बर्निंग, राइट, एकदम सही पकड़े हो, फॉसिल फ्यूल बर्निंग. तो ब्राउन कार्बन क्या है? सही डायरेक्शन में सोच रहे हो, इनकम्प्लीट कंबशन. हाँ, इनकम्प्लीट
कंबशन, जब इसी फॉसिल फ्यूल का बर्निंग, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, यू नो दैट ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर रादर देन कार्बन डाइऑक्साइड व्हाट इट एमिट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो वो तो मैं एक एग्जांपल दिया, लेकिन उस समय जो कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और वुडन ब्लॉक्स, किसी भी चीज़ के बर्निंग से अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, व्हाट कुड बी द रीज़न? Absence of sufficient oxygen would be the reason for the incomplete combustion. So black carbon, brown carbon, blue carbon, teal carbon, purple carbon, grey carbon, and one more is in the news, red carbon. Red carbon, ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। ये स्नो है आपका, मान लो ये स्नो है, स्नो स्नो स्नो, आइस आइस आइस, उसके ऊपर, उसके सरफेस पर बायोलॉजिकल पार्टिकल्स डिपॉजिटेड। ठीक है, बायोलॉजिकल पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जा रहे हैं भाई। आई होप, हे भगवान, की आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा हो। बायोलॉजिकल पार्टिकल्स गेट्स डिपॉजिटेड ओवर इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो बायोलॉजिकल पार्टिकल्स के ऊपर डिपॉजिट हो जा रहा है, फिर कुछ रिएक्शन हो रहा है, तो उधर से जो रेड कलर में कार्बन निकल रहा है। ठीक है, तो इसलिए रेड कार्बन बोल रहे हैं। तो कार्बन स्टोर्ड या कार्बन रिलीज्ड फ्रॉम द बायोलॉजिकल पार्टिकल्स डिपॉजिटेड ओवर द सरफेस ऑफ द स्नो और आइस, दैट इज व्हाट इज रेड कार्बन इज एशियन ब्राउन क्लाउड क्राइसिस। ठीक है, एशियन ब्राउन क्लाउड क्राइसिस, इसी चीज़ को, ये मतलब वेयर डू वी गेट इट, कहाँ पर ये हम लोगों को मिला था, कहाँ पर, किस टॉपिक के अंदर हम लोग ये पढ़ रहे थे? एशियन ब्राउन क्लाउड क्राइसिस। ठीक है, एशियन ब्राउन क्लाउड क्राइसिस। अगर इसकी भी बात यूपीएससी करे, एशियन ब्राउन क्लाउड क्राइसिस, एंड इफ यू गेट समथिंग रिलेटेड टू रेड कार्बन, स्नो, आइस, बायोलॉजिकल पार्टिकल्स, यू इजीली गो विद इट। ठीक है, एंड फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन सर्च कि एशियन ब्राउन क्लाउड क्राइसिस एंड रेड कार्बन का हाउ डू यू रिलेट इट। ठीक है, इसको रिलेट करना है। ठीक है, बिकॉज इट इज रिलेटेड, तो इसको रिलेट कीजिएगा एशियन ब्राउन क्लाउड क्राइसिस को। मैं जस्ट एक डॉट आपको दे दिया हूँ सो दैट कि यू कैन इस पर बिल्ड कर सको। एशियन ब्राउन क्लाउड क्राइसिस, ओके गाइस। तो चलिए, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, बोरिंग लग रहा है, पता है मेरे को, बट ठीक है, काम हो रहा है ना भाई, काम होने से मतलब है। अच्छा हाँ, सपोज सम you are in an interview board, an interview panel, may one of the member would ask you a question about Kyoto Protocol, and he said, what do you think, Kyoto Protocol is a success or failure? अगर उसने आपसे पूछा कि क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ये सक्सेसफुल था कि ये कंप्लीट फेलियर था? ऐसे भी we are going to serve the nation, we are going to become a civil servant, so we cannot say it is a successful या it is failure, complete failure. So we should have a balanced approach, we should have a balanced answer. तो आपको थोड़ा सा explain करके बताना होगा the part where you think where it is actually get some success, and the other aspect of it, other face of the coin, where it gets failed, तो दोनों ही बात बताना होगा, किधर वो सक्सेस रहा, किधर वो फेलियर रहा. But for that you have had some clarity over this topic, then you will be able to answer such question. तो आप ये बोल सकते हो कि सर क्योटो प्रोटोकॉल had happened in 2 phases. ठीक है सर, 2 फेज में हुआ. द फर्स्ट फेज का कमिटमेंट पीरियड इज 2008 से 12 का था सर, एंड सेकंड का कमिटमेंट पीरियड 2013 से 20 का था. तो
वी कुड कंसिडर इट सक्सेस, हम लोग इसको सक्सेसफुल मान सकते हैं, एंड इसको हम लोग फेलियर मानेंगे सर, बिकॉज इट नेवर स्टार्टेड, क्योंकि ये कभी स्टार्ट हुआ ही नहीं। सिंस इट नेवर स्टार्टेड सो वी शुड कंसिडर इट एज अ फेलियर। ठीक है, सिंपल तरीके से आप ये बता सकते हो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, यू नो दैट कि इट्स समथिंग रिलेटेड टू रिडक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ठीक है, ये सब आप बता सकते हो। तो क्योटो प्रोटोकॉल में क्या क्या था? अंडर क्योटो प्रोटोकॉल 3 things, 3 mechanism, CDM, clean development mechanism, joint implementation, clean development mechanism, joint implementation, one more, emission trading या carbon trading, सही बोल रहे हैं। ठीक है, clean development mechanism, joint implementation and emission trading या फिर carbon trading। So let me थोड़ा सा डीप डाइव इनटू दिस टॉपिक, थोड़ा सा मतलब कि आई वुड ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है क्या? देख भाई मैं कैसे याद रख रहा हूँ, क्लीन वर्ड आ रहा है ना मेरे दिमाग में, पता नहीं क्यों सेट हो गया कि क्लीन है तो एक डेवलपिंग कंट्री होगा, एक डेवलप्ड कंट्रीज होगा। मतलब क्लीन कराना है ना भाई, साफ़ सुथरा कराना है ना, तो डेवलप तो चाहिए कि डेवलपिंग को पकड़ो। ठीक है, तो क्लीन से थोड़ा सा ये लिंक कर पा रहे हैं कि डेवलपिंग प्लस डेवलप की बात हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सपोज कंट्री, डेवलप्ड कंट्री इज X, लेट्स सपोज इट, एंड डेवलपिंग कंट्री इज Y। ठीक है, so country Y have said to country X, see, I am going to invest for an infrastructure project which is completely renewable in its nature. I am going to fund it, I am going to invest it. मैं एक रिन्यूएबल एनर्जी रिन्यूएबल प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये मैं बनाऊँगा आपके यहाँ, आपके ज़मीन पर, आपके लैंड पर। सपोज़ कि वो आपको कुछ है हाइड्रो पावर जनरेशन या विंड एनर्जी। ठीक है, विंड एनर्जी मान लो, तो उसके लिए विंड मिल बनाना है तो एरिया लगेगा। तो ठीक है, जो भी आप डेवलप होगा विंड एनर्जी से, जो भी पावर जनरेट होगा, दैट यू कैन यूज़ इट, X कैन यूज़ इट, आप ही यूज़ करो सब कुछ। बट हाँ, जितना उसके इक्विवेलेंट कार्बन क्रेडिट जनरेट हो रहा है, कार्बन क्रेडिट। सो यू नो अबाउट कार्बन क्रेडिट? क्या आपको कार्बन क्रेडिट के बारे में पता है? कार्बन क्रेडिट इज जनरल टर्म, इसका ऑफिशियल टर्म क्या है? सर्टिफिकेट इमिशन रिडक्शन यूनिट, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन यूनिट। ठीक है, ध्यान रखना ये। तो वन कार्बन क्रेडिट या वन सर्टिफाइड emission reduction unit is equal to 1 ton of CO2 equivalent, 1 ton of CO2 equivalent। एकदम ध्यान रखना, because such a basic thing that everybody knows it. If you don't, you are lagging in the competition guys। हाँ चलिए, तो कंट्री X डेवलपिंग क्या इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा वैसा खर्च कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तुम ही यूज़ कर लेना भाई। जितना कार्बन क्रेडिट डेवलप हो रहा है, 100% डेवलप हो रहा है, 100 यूनिट डेवलप हो रहा है, 50 तुम ही रख लो यार, 50 मेरे को दे दो। तो इस तरीके से वो अपना टारगेट फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, जॉइंट। अब भाई जॉइंट कौन साथ में आना चाहेंगे? डेवलप्ड एंड अब ऐसा नहीं है, सी ओनली 2 डेवलप्ड कंट्रीज कुड कम टुगेदर एंड इम्प्लीमेंट जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम, ऐसा नहीं है। 2 कंट्री से ज़्यादा भी आ सकते हैं, मोर देन 2 डेवलप्ड कंट्रीज।
more than 2 developed countries could also be a part of joint implementation. And more specific way में अगर बोलो डेवलप्ड कंट्रीज से अच्छा Annex 1 कंट्रीज, चूँकि Annex 1 Annex 2 ये मतलब डिवीज़न किया गया है क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, जिसमें कि इकोनॉमीज़ इन ट्रांजिशन, डेवलप्ड कंट्रीज़, इनको Annex 1 में रखा गया। अरे अपेंडिक्स वगैरह पढ़ते थे ना रिसर्च वगैरह में, अपेंडिक्स जो बनाते थे वो सब रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह सब में, तो वही वाला बात है भाई साहब। अभी तो बॉम्ब भी फूट रहा था, पाकिस्तान ना बॉम्ब गिरा दे। ठीक है, तो ये जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन का है। 2 डेवलप्ड कंट्रीज में आके कोई प्रोग्राम डेवलप कर रहा हो, इसी तरीके का कुछ सोलर पावर पैनल डेवलप कर रहे हैं, वही चीज़ करने के लिए हो गया। इमिशन ट्रेडिंग तो सिंपल सा है कि एक कंट्री, जो कॉमन एग्जांपल है एवरीबॉडी गिव इट, एवरीबॉडी इज गिव कि एक उसमें पहले से आपको 100 यूनिट असाइन कर दिया गया, कोटा है कोटा कि 100 यूनिट कार्बन तुम मतलब कि जनरेट कर सकते हो एक साल में। अपन भी कर सकते हैं, डेवलपिंग कंट्री या कोई भी कंट्री वो 80 यूनिट ही खर्च किया अपने कोटा का, ये 120 यूनिट खर्च कर दिया, तो ये तो भाई बोलेगा ना भाई तुम 20 यूनिट कम खर्च किए मेरे को दे दो, बदले में इसको कुछ पैसा वैसा मिलेगा, कार्बन क्रेडिट मिलेगा, तो कमाएगा भाई, क्योंकि दिस कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड कार्बन लेस देन इट्स कोटा, तो ही शुड गेट, दिस कंट्री शुड गेट सम बेनिफिट, कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना, शुड बी रिवॉर्डेड विथ समथिंग। तो ये होता है इमिशन ट्रेडिंग, कार्बन ट्रेडिंग, तो कार्बन ट्रेडिंग का ये मैकेनिज्म है। तो ये सब चीज़ हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं वहीं भूल जाते हैं, पढ़ तो लेते हैं यही भूल जाते हैं कि कहाँ पढ़े बताओ। तो क्योटो प्रोटोकॉल में पढ़े हैं भाई, क्योटो प्रोटोकॉल में। पेरिस एग्रीमेंट लिख देगा, पेरिस एग्रीमेंट नहीं, पेरिस एग्रीमेंट इसके बाद आया था COP21 में। अब ये क्या देखो, ये फर्स्ट एवर, कुछ कन्फ्यूजन ना हो, ये फर्स्ट एवर लीगली बाइंडिंग है, फर्स्ट एवर लीगली बाइंडिंग। ये उसके बाद सेकेंड टाइम में लीगली बाइंडिंग हुआ था। क्यों क्योटो के बाद हम लोग पेरिस एग्रीमेंट ही पढ़ते हैं? बिकॉज दीज टू आर लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, लीगली बाइंडिंग है ना भाई, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए पढ़ रहे हैं, नहीं तो नहीं पढ़ते। इसके बाद डायरेक्टली यहाँ नहीं जंप करते, काफ़ी ईयर का गैप है फिर भी, क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग था, ये भी लीगली बाइंडिंग था। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द टॉपिक, वाई वी रीड इट। ऐसे ही बकवास नहीं हो रहा कि लोग पढ़ा रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, खुद से भी सोचना कि क्यों पढ़ रहे हैं, मन किया पढ़ लिए। हाँ, तो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा INDC, पेरिस एग्रीमेंट में आपको देखने को मिलेगा CBDR। तो INDC वही इंटेंडेड नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, CBDR कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो आई विल मेक श्योर कि आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट सेशन, टुमारोज सेशन। तो इसके रिगार्डिंग तालानोआ डिक्लेरेशन भी था, एक बार देखिएगा ज़रूर। ठीक है, INDC के रिगार्डिंग, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस के रिगार्डिंग तालानोआ डिक्लेरेशन था। वाई आई पुट एम्फेसिस हियर, बिकॉज जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है राइट नाउ, व्हाट आई कुड थिंक ऑफ कि इट हैज़ बिन आस्क्ड समवेयर इन द एग्ज़ाम, UPSC में ही या फिर किसी और पेपर में, लेकिन पूछा गया तालानोआ एग्रीमेंट INDC से रिलेटेड है, पेरिस एग्रीमेंट वगैरह से, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हाँ यही मैं बता रहा था कि सेकेंड फेज़ जो था 2013 से 20 वाला, वो दोहा अमेंडमेंट से आया था, और ये दोहा अमेंडमेंट में मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल वो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा दोहा अमेंडमेंट से, जो सेकेंड फेज़ आया था, तो वो स्टार्ट नहीं हो पाए, तो इसलिए सेकेंड फेज़ वाला फेलियर रह गया। पहला फेज़ वाला थोड़ा सा सक्सेसफुल रहा, लोग आए लीगली बाइंडिंग में पार्टिसिपेट किए, ये CDM JI ये सब इसके अंदर क्योटो प्रोटोकॉल। और दोनों ध्यान रखिएगा कि ये क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट दोनों का थीम क्या है, UNFCCC, बोथ आर बेस्ड ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ UNFCCC। आई नो कि मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहा हूँ, बट हाँ यही चीज़ भूल जाते हैं ना लोग, सब कुछ तो पढ़ लेते हैं डीपली, यही चीज़ उतर जाता है दिमाग से, तो इसी को तो ध्यान रखना है, बेसिक, बाकी तो हो जाएगा।
सो ओके गाइस, आई होप कि इस बार थोड़ा सा आवाज़ रिकॉर्ड हुआ हो. आई हैव नॉट चेक्ड कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट हुआ हो तो सही रहेगा. सो थैंक यू गाइस, लेट मी एंड द सेशन हियर ओनली. लव यू ऑल, टाटा, बाय बाय, सी यू टुमारो.